ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। जिन लोगों का प्रीलिम्स पास हो गया है उन लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और खूब ज्यादा बधाई। और जिन लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और आप लोग निश्चित तौर पर जैसे यहां पर आप सफल हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप मुख्य परीक्षा में भी सफल होंगे और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी शुभकामना है। आज हमको एक निबंध करना है। कई लोगों का इसमें कहना है कि निबंध आप केवल लेक्चर दे देते हैं, आप क्लास को समझते नहीं हैं। बैच के नहीं, वो यूट्यूब पर लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में हो क्या रहा है। हाँ, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम आपको केवल रटाना नहीं चाहते हैं, हम आपको बहुत ही कम समय में निबंध कैसे लिखा जाता है इसका आइडिया देना चाहते हैं, इसका विचार देना चाहते हैं। आप सभी को खूब ढेरों शुभकामनाएं अग्रिम पड़ाव के लिए और खूब बधाई इस पड़ाव को पार करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कल हमने भूस्खलन पर जो चर्चा आपसे की, वो चर्चा इसलिए नहीं थी कि वो आपको डायरेक्ट निबंध वैसा मिलेगा, आप डायरेक्ट वैसा लिखेंगे। वो चर्चा इसलिए थी कि आप कैसे सोचेंगे। वो चर्चा इसलिए थी कि अगर भूस्खलन जैसा कोई भी विषय आए, बाढ़ जैसा कोई भी विषय आए, भूकंप जैसा कोई भी विषय आए, तो उस पर आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। तो इस चीज को जो लोग समझ जाएंगे उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, एक निबंध आज हम लोग करने जा रहे हैं और निबंध का टाइटल है भूस्खलन। अब भूस्खलन ऐसे ही पूछ लिया जाता है या फिर इसमें कुछ आपसे आगे पीछे कोई लाइन जोड़ी जाती है। जैसे हमने कल कहा था कि कितना प्राकृतिक है ना, और कितना मानव निर्मित, कितना मानव प्रवर्तित, निर्मित। आप निर्मित शब्द यूज कर सकते हैं, यहां पर आप प्रवर्तित शब्द यूज कर सकते हैं कि मानव ने उसका प्रवर्तन किया है। टॉपिक है आपका भूस्खलन। अब जब इस निबंध की रूपरेखा बनाएंगे तो क्या रूपरेखा होगी, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे और उस रूपरेखा के बाद में हम यहाँ पर आपको निबंध कैसे लिखा जाता है उसकी लैंग्वेज भी यहाँ पर देंगे, जो कि हर निबंध में हम करते हैं। और उसके बाद में इसका पीडीएफ तो आपको दे ही देते हैं, मतलब क्लास का देते हैं और साथ में निबंध का भी पीडीएफ आपको मिल ही जाता है। देखिए, ये निबंध जब आप लिखेंगे तो दो तरीके हैं। मेरा मानना है कि प्रस्तावना में आप सबसे पहले कुछ ऑर्नामेंटल तरीके से, सजावटी तरीके से शुरुआत करिए। सजावटी शुरुआत, भारी भरकम शुरुआत करिए। कुछ आप दार्शनिक बातें करिए यहां पर, कुछ आप साहित्यिक बातें यहां पर करिए। किसी आप घटना का जिक्र कर सकते हैं, कोई घटना हुई है उसका जिक्र कर सकते हैं कि लोग इधर से गए तो उनको हरे भरे पर्वत, मनमोहक दृश्य, झरने, ये सब दिख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पल भर में कुछ ऐसा होगा कि एक विकराल रूप लेके ये काल बनकर आ जाएगा। ऐसी कोई घटना आप इस तरीके से शुरुआत करिए। आप शुरुआत करिए कि पर्वत मौन है पर चेतनाहीन नहीं। आप शुरुआत करिए कि जब जब मानव ने जब जब मानव ने उसकी स्थिरता पर चोट की है तो आंसुओं के रूप में उसने मलबे और पत्थरों की क्या किया है, विभीषिका बरसाई है। मलबे और पत्थरों की विभीषिका बरसाई है। इस तरीके से आप शुरुआत कीजिए। आप लिखिए कि हिमालय की जो उत्तुंग चोटियां हैं, पश्चिमी घाट है, सघन वन है, विंध्याचल की जो प्राचीन उपत्यकाएं हैं, इनको देखकर कभी असीम शांति की अनुभूति होती है तो कभी इनके विकराल रूप लेने पर मन द्रवित हो उठता है। आप यहां पर लिखिए कि पर्वत केवल पत्थरों के निर्जीव पुंज नहीं है, वो पृथ्वी के महान प्रहरी हैं। आप लिखिए कि जिन्होंने युगों युगों से छाती पर इतिहास के असंख्य उतार चढ़ाव देखे हैं। आप मानवीकृत करने का प्रयास करिए। अगर इसी निबंध को आप ज्योग्राफी के आंसर की तरह लिखेंगे तो लोग क्या लिखेंगे, भूस्खलन के अर्थ को बताएंगे और अवधारणा को बताएंगे। मैं इसको कहता हूं कि मानवीकृत करके लिखिए, मैं इसको कहता हूं कि इसको साहित्यिक तौर पर लिखिए। मैं आपको अभी लिखा दूंगा, बस पहले आप इसको समझिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, है ना। हो जाएगा, हो जाएगा, बताऊंगा मैं। अभी आप लिखते रहिए, फिर मैं बताऊंगा तरीका उसका क्या होगा। और वर्तमान समय में भूस्खलन की जो बढ़ती बारंबारता है, जो विभीषिका है, उसका क्या कारण है, इसको बताने की आप कोशिश करेंगे।
आप बताएंगे कि भूस्खलन के प्राकृतिक कारक क्या होते हैं। भूगर्भीय और संरचनात्मक जो बनावट है, तीव्र ढाल और गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन आप इस भाषा में इसको नहीं लिखेंगे। भाई भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन कुछ नहीं है, बस चट्टाने टूटी और टूट के फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चली आई। दिस इज द आंसर ऑफ ज्योग्राफी। दिस मे बी आंसर फॉर जीएस बट नॉट गुड फॉर एसए। ये एसए के लिए उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। ये ज्योग्राफी का और जीएस का तो अच्छा आंसर हो सकता है ना। तो लैंग्वेज अच्छी करनी है आपको, वही बात मैं कह रहा हूं। लैंग्वेज अच्छी आपको करनी है। आप उसको बताइए कि आप कैसे लिखोगे, भूगर्भीय और संरचनात्मक बनावट की थोड़ी बहुत चर्चा करिए, है ना। आप इन सारी चीजों को लिखेंगे कैसे? मैं बार बार कह रहा हूं, इसको साहित्यिक भाषा में लिखिए, इसको साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करिए, इसको अलंकारिक भाषा में लिखिए। किसमें लिखिए? अलंकारिक भाषा में लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। इसको सामान्य जीएस की तरह ना लिखिए, जीएस से इतर करिए, अलग लिखिए। आप अपने सब्जेक्ट में जो आंसर लिखते हैं उससे अलग करिए। यहां पर थोड़ा सा आपको साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य का हिस्सा है निबंध, और हिंदी पेपर में आपसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा इतर इसको लिखना है। आपको ये बताना है, आपको बताना है कि इसका कारण क्या होता है। अत्यधिक वर्षा, मूसलाधार बारिश, बादल फटना, ये सब का कारण होता है। जैसे अभी आपने बताया हैवी रेनफॉल। इसको बताइए कि भूकंप भूगर्भीय हलचलों के कारण भी होता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ये प्राकृतिक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, होती रहती है। और मैंने आपसे कहा था कि प्राकृतिक घटनाएं कई बार होती हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उसमें जनधन की हानि हो जाती है तो उसको आपदा कहा जाता है। कल भी मैंने कई बार इसकी चर्चा की थी। तो अगर इसको आपदा कहा जाएगा, यानी कि वहां पर बसावट चाहिए, वहां पर लोगों का होना जरूरी है, वहां पर जनधन की हानि चाहिए। हाँ, किसी करंट एग्जाम्पल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि इधर से जब गए तो वहां पर सब हरा भरा दिख रहा था। आप कोई करंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, करंट एग्जाम्पल से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कोई समसामयिक घटना उठाइए, कोई त्रासदी हुई हो उसको उठाइए, कोई त्रासदी उठा लीजिए, है ना। केदारनाथ बद्रीनाथ लोग यात्रा करने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना। ये सारी चीजें, और जैसे मानव का हस्तक्षेप होता है, तो ये जो घटनाएं हैं, जो कारण उनका है कि अत्यधिक वर्षा, बारिश ज्यादा होना, मूसलाधार, बादल फटना। बादल फटना क्या होता है? बादल कोई फटके नहीं गिरता है। बादल फटने का मतलब है कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में वर्षा होना। बहुत तेजी से वर्षा होती है और इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको कहा जाता है बादल फटना, कि बादल ने पानी उड़ेल दिया को कस के। बादल कोई ऐसे नहीं फटता है बस ऐसा बस जो फट के गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये बादल फटने की घटनाएं जहां पर होती हैं, ज्यादातर वो क्षेत्र कैसे हैं? वो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, बात समझ में? हाँ, सही कह रहे हो आप। ठीक है, अभी अभी ये कोटेशन तो ये आ ही जाएगा, ये कोटेशन सारे लोग लिखते हैं। और प्राकृतिक अपक्षय और जो मृदा अपरदन है, जो मैंने कारण आपको अभी बताया कि भूकंप भूगर्भीय हलचलें हैं प्राकृतिक अपक्षय की। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज का टूट फूट होना। जैसे मान लीजिए कि जैसे प्याज का छिलका है, वो उतर के वहीं रह जाए, और अगर प्याज का छिलका वहां से हटके कूड़ेदान में पहुंच जाए तो यही अपरदन हो जाता है। अपक्षय का मतलब है टूट फूट होकर वहीं पर रह जाना, उसको वेदरिंग बोलते हैं। और अपरदन का मतलब होता है टूट फूट हुई, और टूट फूट होने के बाद में वो वहां से स्थानांतरित हो गई, वो अलग चली गई कोई चीज। तो अपक्षय अपरदन भी, यानी कि चट्टाने अगर टूट के वहीं रह गई तब तो भूस्खलन नहीं होगा। लेकिन अगर टूट के अलग जा रही है, अपरदन जैसी गतिविधि हो रही है, तो बड़ी बड़ी चट्टानों का जब होता है तो ये भी एक कारण है। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, वृक्षों का कटाव होता है, वृक्षों का कटाव होता है। देखो वृक्ष क्या करते हैं, जो वृक्ष की जड़ें होती हैं, मान लीजिए कि ये वृक्ष है तो इसकी जड़ें फैली होती हैं, और ये विशाल वृक्ष है और इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं। और ये क्या करता है, ये मृदा को कसे रहता है। जहां पे वृक्ष होते हैं वहां पर अपरदन आसान नहीं होता है, अपरदन बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन आसान नहीं होता है कि भारी मात्रा में मृदा कटे, क्योंकि जड़ें सादे रहती हैं। पेड़ों पर, पेड़ों के ऊपर जो आप देखते हैं फल लगते हैं, उससे ज्यादा उनकी महत्ता उनके जड़ों में मृदा अपरदन से बचाव करने के लिए बहुत महत्ता है उनकी। और जो पेड़ों में आप सीधे फल देखते हो, लकड़ी देखते हो, उससे ज्यादा महत्ता उनकी मानसून को बनाए रखने में है। मिट्टी पकड़े रहती है, जड़ें जो होती हैं। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें अब होती चली जा रही हैं नष्ट। और जो ये तो प्राकृतिक कारण है। अब हो क्या रहा है कि जो मानव जनित, जैसे यहां पर जो शुरुआत में निबंध का टॉपिक है कि ये प्राकृतिक है या मानव जनित है, तो हो ये रहा है कि जब मानव जनित कारक होते हैं, जैसे अब ये भी पूर्ण अवसंरचनात्मक विकास, आप सड़क बना रहे हो, सुरंग बना रहे हो, आप बांध बना रहे हो, यहाँ पर पहाड़ थे, पर्वत थे, आपने इसको काट दिया, इसमें डायनामाइट आपने लगा दिया, और डायनामाइट से क्या किया आपने, इसको फाड़ दिया पूरा। और डायनामाइट से जब इसको फाड़ा तो फाड़ने के बाद में पूरा तोड़ा, तो वहां पर पूरा जो तंत्र था वो डिस्टर्ब हो गया, वो पत्थर कमजोर पड़ गए, और जरा सा भी पानी उनको मिला, जरा सा भी कुछ झटका मिला, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की चीज आती है तो वो नीचे चले आए।
हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है, बिल्कुल नहीं डालनी है। सघन वनों की जो कटाई हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, अंग्रेजी वर्ड्स का यूज भी आपको नहीं करना है। सघन वनों की जो कटाई हुई है, ये भी मैंने कहा ना कि वो जड़ें मिट्टी को बांधे रहती थी, पत्थरों को भी बांधे रहती हैं। जो पहाड़ पर्वत और ये पहाड़ पर्वत और पठार जो भी हैं, वो जहां पर वन है, पहाड़ पे जहां पर वन पाए जाएंगे, जहां पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती है। और जो वीरान है, वहां पर ये घटनाएं ज्यादा होती है, वहां पर इनकी घटनाओं की जो बारंबारता है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता चला गया। अब इसको लिखना मैं भी आपको बता रहा हूं। अवैज्ञानिक खनन हुआ, अनसाइंटिफिक जो माइनिंग हुई, अवैज्ञानिक खनन और जो उत्खनन हुआ, अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे तरफ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जैसे वैज्ञानिक खनन का तरीका क्या है कि एक तरफ आपने खनन किया तो उससे जो नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा आपने भरपाई की। तो आप खनन करके बालू तो फिर से भर नहीं सकते, तो आपने पेड़ पौधे लगा दिए, प्लांटेशन कर दिया, और जो बैलेंस है वो बिगड़ने ना पाए, तो आपने तरीके से किया कि इतनी गहराई तक हमको जाना है, इस क्षेत्र तक ऐसे खोदना है। अवैज्ञानिक जब खनन होता है, अनसाइंटिफिक जो माइनिंग होती है, उत्खनन होता है, जैसे आप इधर चले जाओगे बांदा साइड में, आप झांसी साइड में जाओगे जहां पे मौरन गिट्टी खूब निकलती है, झांसी साइड में जाओगे, वहां उरई साइड में आप जाओगे, तो वहां पर पूरा पूरा इन लोगों ने बालू खोद खोद के, मौरन खोद खोद के पूरा सब बहुत ही खराब समस्या कर दी है ना। एक दो तीन आप ये ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निबंध में आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक दो तीन। बाकी एक दो तीन गिनती जब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप ऐसे लिखोगे प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या 1 ऐसे ही लिखोगे, इसमें एक लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये मानक है, इसको हिंदी में भी स्वीकार किया गया है, ऐसे आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनियंत्रित शहरीकरण और ढलानों पर जो निर्माण कार्य किया गया, ये कारण है। आप बनाते चले जा रहे हो, आप देखिए हिल स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, और हम आप वहां पे जाके गर्मी की छुट्टियों में रहना चाहते हैं। अरे थोड़ा सा सब्र रखो भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। आप लोग लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे नहीं, समझो जो समझा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बच्चों की तरह हो, कितने बड़े हो गए हो आप लोग। मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन ही नहीं रहे हो। लिखवा के छुट्टी करें, ऐसे लिखवा दें, ऐसे उठा के पीडीएफ दे दें। अरे थोड़ा सा सब्र रखो यार, थोड़ा सा सब्र रखो। बात सुनते क्यों नहीं हो आप लोग। तो इस पर आप ध्यान देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, जो पर्वत पहाड़ थे, ये इसके लिए अनुकूल नहीं थे, इसके लिए अनुकूल नहीं थे। यहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो आपने खड़ी कर दी हैं, 4-4, 5-5 मंजिल की जो बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, ये इनके लिए नहीं थे। और जब आप इनको बनाएंगे, निर्माण कार्य होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आप एक्टिविटीज करेंगे, तो वहां पर आप पता चले पहले सड़कें बनाएंगे, वहां पे माल पहुंचाएंगे, वहां पे बिजली पहुंचाएंगे, वहां पर मकान बनाने के लिए आप बहुत सारी सामग्री पहुंचाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं उनके हृदय पर आघात कर रहे हैं, उनको चोटिल कर रहे हैं। और जब आपने ऐसा किया तो आपको तो झेलना ही था एक दिन। बात समझ में। तो ये कृषि पद्धतियां और जल निकासी व्यवस्था में जो छेड़छाड़ हुई है, ये भी इसका कारण है। अब देखिए क्या था, एक निश्चित तरीके से जल ऊपर से नीचे जाता था, झरने थे, और कुछ आप अपने जो नलके होते हैं वो पहाड़ी जलों को, पर्वतीय जल को ऐसे नीचे लेके आते हैं। आपने क्या किया अपने हिसाब से, वहां पर जब शहरों का विकास किया, आपने बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाओं को विकसित किया, आपने बहुत सारे प्लांट लगाए, पनबिजली योजनाएं लगाई, है ना। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ, इस क्या हुआ, इन सारी चीजों से वहां का जो इकोसिस्टम था, वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र था, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। और जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे डिस्टर्बेंस होता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि नदी की बात जब आती है तो उसमें एक क्रिया होती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्रिया में क्या हुआ, नदी का जो प्रदूषित हुआ, उसमें पोषक तत्व ज्यादा हो गए, तो वहां पर जलकुंभी जैसे पौधों का विकास हो गया, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी वो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जो जलीय जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतुओं को क्या होगी, उनको भी जरूरत होगी ऑक्सीजन की, उनको भी जरूरत होगी, तो बहुत सारे ऐसे ही परिवेश की जिसमें वो रह सके, और वो पूरा विकृत हो गया, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। और जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उनके जिंदा रहने में दिक्कत होने लगी, वो मरने लगे, है ना। तो जो मौलिक स्थिति है, या जो कह सकते हैं प्राकृतिक स्थिति है, उसमें जब भी फेर फेर होगा, कुछ उसमें परिवर्तन होगा, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होंगे किसी भी इकोसिस्टम में, तो ये समस्या होगी। तो यहां पर भी अब ये कृषि पद्धति क्या है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा चाहते हैं, हम प्रोडक्शन ज्यादा चाहते हैं, और इस प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम फर्टिलाइजर का उपयोग किया, हमने फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड का उपयोग किया, हमने कृषि का यंत्रीकरण किया। यंत्रीकरण करने से बहुत सारी चीजें बदल गई। हम वहां पर भी ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, जहां पर पता चले कि हाथ से खेती होती थी, मशीनरीकरण होता चला जा रहा है। तो इन सबसे ये प्रभाव पड़ा।
भूस्खलन को अब बारी आई, जैसे अभी आपने बता दिया कि कारण क्या है, और कारण में दो पार्ट में आपने लिखा। एक कारण आपने बताया कि प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, और दूसरा आपने मानव बताया। अब मानव और प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित त्रासदी है, इस पर आपको डिबेट करनी हो, यानी कि एक तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए, तो प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर जब मानवीय हस्तक्षेप हुआ, प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर जो मानवीय हस्तक्षेप हुआ, तो संवेदनशीलता क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। तो वास्तव में कारण गुरुत्वाकर्षण है कि वो मलबा नीचे आ रहा है, कारण वो जल हो सकता है जिसके कारण से उसको स्लिप होने में मदद मिल रही है, उसको टूटने में मदद मिल रही है, वहां पर अपक्षय हो रहा है, वहां पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं कि वो नीचे आएगा। लेकिन पुल फैक्टर की बात की जाए, किसने धक्का दिया उसको, पुश फैक्टर की बात की जाए, पुश फैक्टर की बात की जाए, तो पुश फैक्टर की बात आप करेंगे तो पता चलेगा जो डिफॉरेस्टेशन हुआ था वो इसका कारण बना था। पता चलेगा जो माइनिंग हुई, अनसाइंटिफिक माइनिंग हुई, माइनिंग आप बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो साइंटिफिक नहीं है उसको साइंटिफिक बनाना चाहिए, अनसाइंटिफिकली नहीं करना चाहिए, अवैज्ञानिक तरीके से नहीं करना चाहिए। तो पता चला कि जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो लगातार हम वहां पर बनाने चले जा रहे हैं, जो वहां पर अवसंरचनात्मक विकास हमने किया है, अवसंरचनात्मक विकास हमने किया है, वो खतरनाक है। हम सड़क बना रहे हैं, हम बांध बना रहे हैं, है ना, हम पुल बना रहे हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पहुंचा रहे हैं। तो ये जो बहुत सारे काम हमने किए हैं अवसंरचनात्मक विकास के नाम पर, अवसंरचनात्मक विकास ये खलने वाला है। और इसने क्या किया है, इसकी संवेदनशीलता बढ़ा दी है। तो प्राकृतिक कारण तो है, लेकिन ये देखिए मानवीय कारण भी इसमें हो गए। तो ये जो डेवलप हुआ, यानी कि प्राकृतिक तो था ही, और जो मानवीय हो गया, ये सबसे खतरनाक है, ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? अब आप इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भूस्खलन जो है, ये इस पे आप जोड़ देंगे कि इस पे कि मानव निर्मित त्रासदी ज्यादा है, अब प्राकृतिक आपदा इसको कम करें। मान लो यहाँ पे बसाव ना होता, मान लो कि नैनीताल में आप रास्ते में जा रहे हैं और भूस्खलन की समस्या हुई, रोड जाम हो गई, या कई बार लोगों की कारें या बसें उसके कारण से प्रभावित होती हैं, खाई में गिर जाती हैं, लोगों को चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप नैनीताल जा रहे हो, आप नैनीताल कि ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पे भूस्खलन की प्रवृत्तियां होती रहती हैं। अब उसमें भी जो सामान्य बसाव था, तो उसमें बहुत कम लोग रहते थे, कम लोग रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वहां भीड़ हो रही है, लंबा लंबा जाम लग रहा है, ट्रैफिक बढ़ गई है, तो वहां पर लंबा लंबा जाम लग रहा है, तो लोगों को दिक्कतें ज्यादा हो रही है। तो ये हमारे हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ है। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? एक तो जनधन की हानि होती है, बस्तियों का विनाश होता है, नदियों का अवरोध और आकस्मिक बाढ़ की स्थिति भी यहां पर आ जाती है। और जब बाढ़ आएगी, अब देखिए हुई भूस्खलन की घटना, लेकिन कोई नदी बहती हुई जा रही थी, और भूस्खलन कोई छोटा मोटा वो नहीं होता है कि थोड़ा सा पत्थर गिर गया, और यहां आके भूस्खलन की घटना हुई और नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया, और इसका रास्ता अब इधर उधर भटक गया, ये इधर नहीं जल जा पा रहा है। तो अब इससे क्या हुआ? इससे बाढ़ की समस्या हो गई। यहां था क्या बेसिकली, था क्या? यहां पे था भूस्खलन और बाढ़ की समस्या हो गई, आकस्मिक फ्लैश फ्लड आ गया। और ये भूस्खलन कैसे हुआ, इसको और कंट्रोल और कनेक्ट करिए। देखिए इसको कनेक्ट करेंगे तो वास्तव में हुआ बादल फटा, बादल फटा, और बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, और भूस्खलन के बाद क्या हो गई? बाढ़ आ गई। अब एक सामान्य सी बादल फटने की घटना कितनी गंभीर हो गई, जितनी भी चीजें हैं सब रिलेट हो गई इससे, सब रिलेट हो गई इससे, हो गई कि नहीं हो गई? सब रिलेट हो गई। बादल फटने से भूस्खलन, भूस्खलन से बाढ़। अब बाढ़ वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, भूस्खलन वाली समस्याओं का, जो जनधन की हानि होगी, बस्तियों की हानि होगी, जो लोगों को दिक्कत होगी, जान माल की जो हानि होगी, और बादल फटने से जो वहां की खेती बाड़ी होगी या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि तीनों का प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। नदियों का अवरोध अगर बना तो ये समस्याएं भी ये आ जाएंगी। ठीक है, पर्यावरण और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। जो जैव विविधता है, जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होंगे, वहां के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होंगे। नष्ट होगा कि नहीं? फ्लोरा एंड फाउना दोनों नष्ट होगा। सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का ध्वस्त होना, यानी कि वहां पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। वहां पर जो लोग, मान लीजिए कि आपने होटल बना के रखा है, कोई पर्यटन स्थल है, हुआ आपने ढाबा वहां पर बना रखा है, रेस्टोरेंट बना रखा है, हुआ यहां पर आप देखोगे इससे कमाई हो रही थी बहुत सारे लोगों की, तो सामाजिक आर्थिक अवसंरचना ही ध्वस्त हो गई। यहां पे पता चला कि हर साल लोग पर्यटन के लिए आते थे, और बहुत तेजी से
बारंबार घटनाएं ऐसी होने लगी, अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होने लगी। तो बार बार जब भूस्खलन की घटनाएं होंगी तो लोग जाना वहां पे डर के मारे बंद कर देंगे। कुलगाम में जब, पहलगाम में जब अटैक हुआ, या ऐसे कोई बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो वहां का पर्यटन तबाह हो जाता है। और आप देखेंगे उत्तराखंड में, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लोगों की आय का स्रोत, बहुत बड़ा स्रोत है क्या? पर्यटन। लोग अगर यहाँ पे जाए ना, तो पता चला इनका सामान्य खर्चा नहीं चल पाएगा। बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो वहां की सामाजिक आर्थिक संरचना पूरी डिस्टर्ब हो जाती है कि नहीं? ये ध्वस्त हो जाती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? गरीबी आएगी। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बेरोजगारी आएगी, है ना? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? माइग्रेशन होगा, प्रवासन होगा। यहां से लोग निकल निकल के बाहर जाएंगे। हम लोग घूमने के लिए वहां जाते हैं। मैं 2 साल पहले अभी वहां गया, अल्मोड़ा साइड में, लगभग 1 हफ्ते वहां रहा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब जाता हूं तो गांव में जाने की कोशिश करता हूं, जहां कोई घूमने उमने नहीं जाता है। खेत उत में आप जाइए, वहां पे लोग मिलते हैं। वहां पे टमाटर की खेती हो रही थी, तो मैंने वहां पे एक महिला थी, उनसे बातचीत मैंने किया बड़ी देर तक। सुबह सुबह ऐसे एक होटल में रुके हुए थे, हिल स्टेशन टाइप का था। तो वहां पे गया, तो वहां पे फिर सुबह वो मिली, वो खेतों में काम कर रही थी। मैं बात करने लगा उनसे, तो उन्होंने अपने खेत के बारे में बताया कि ये मेरा बड़ा खेत है। छोटे छोटे खेत कई हमारे पास है। और बड़ा खेत कितना था? जितना बड़ा ये स्टूडियो है, ये बड़ा खेत है। अरे थोड़ा सा और बना लो, मेरा केबिन मेरा जो है उतना मिला लो। अब आप सोचो, मतलब यहाँ पे हम लोगों की खेत की संकल्पना क्या है? हम बड़ा खेत उसको मानते हैं जहां पे 2-3 एकड़ जमीन, हमारी 4 एकड़ जमीन होती है एक साथ। जैसे हमारे बड़े खेत जो है उसमें पता चला कि 3-3 एकड़ के वो प्लॉट है, 20-20 बीघे, 15-15 बीघे के प्लॉट है, और उनका बड़ा खेत ऐसा। तो वहां के बारे में आपको जानकारी मिलती है, वहां के लोगों को आप जान पाते हैं, है ना? अब आप वहां पे जब जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां गरीबी बहुत है। और अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है तो और गरीबी बेरोजगारी हो जाती है। और गरीबी बेरोजगारी होती है तो यहाँ के लोग, मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि वो गुजरात में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? तो उसने कहा कि खाना बनाते हैं, है ना? खाना बनाते हैं। कहाँ पर? घर में खाना बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ से वहां घूमने टहलने जा रहे हैं और वो बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बस 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन, उसके बाद में वहां का जीवन जब आप देखोगे तो बड़ा कठिन है। वहां पे छोटी छोटी जरूरतों के लिए, है ना, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीजों को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि वहां की अगर केवल भूस्खलन आया तो वहां के समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर आप देखिए कि कैसे इसको रोका जा सकता है। मिटिगेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। जहां पर भी आपदा आएगी तो वहां पर उसकी रोकथाम यानी मिटिगेशन, और उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आप पढ़ते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? अब ढलानों का वैज्ञानिक स्थिरीकरण किया जाए, स्लोप स्टेबलाइजेशन किया जाए। वैज्ञानिक तरीका है कि मान लीजिए कि यहां से भूस्खलन हुआ तो नीचे तक वो पहुंचते पहुंचते उसको कई बार ऐसे गुजरना पड़े, तो वो उसका प्रभाव नीचे आते आते कम हो जाएगा, कई टुकड़े हो जाएंगे, या फिर रास्ते में ही वो रह जाएगा। ठीक है? तो फॉर्मेटिंग तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं? और कैसे फॉर्मेटिंग बनाते हैं श्रवण कुमार? तो आप इसको लिखिए कि रोकथाम कैसे इसकी करेंगे। ठीक है? आपको सब आता है तो ये क्लास की जरूरत नहीं है। जब वो पीडीएफ दिया जाएगा, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। व्यापक वनीकरण किया जाए और जैव इंजीनियरिंग, वहां पर जैव बायो इंजीनियरिंग की जाए। अब देखिए, व्यापक वनीकरण का मतलब है कि वहां पर, जैसे पहले क्या था कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, धीरे धीरे हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू किया इमरती लकड़ियों के कारण। अब अगर वहां पर व्यापक वनीकरण और फिर से किया जाए, एक प्लान तरीके से, प्लांट वे में किया जाए, तो आप क्या कर पाएंगे कि वो जो वहां पर कसाव था, जो कमजोर हुआ है, वो फिर से मजबूत हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है पूरे पूरे पहाड़ों पर वन लगा देना। ये कौन करेगा? वहां की सरकार को करना होगा। अब पता चला सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो वैसे ही ढीली पड़ी है ना? तो ये सारे, अब जहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा वो होता है, तो मिटिगेशन में आप रोकथाम में क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लोहे की जाली लगा दी जाती है, लोहे की जाली लगा दी जाती है, इसको एंगल लगा दिए जाते हैं, है ना? एंगल लगा के इसको क्या किया जाता है? एंगल से बांधना, बांधना, है ना, रोकना। जहां पर जो, और ये भूस्खलन की घटनाएं कहां पर होती हैं? जो बहुत प्राचीन पहाड़ है वहां पर बहुत कठोरता है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां पर नहीं होंगी। जो अभी युवा पर्वत है, जो जहां पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये मजबूत उतने नहीं है ना? मजबूत उतने नहीं है, तो यहां पर दिक्कत होगी। जो माइनिंग, माइनिंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते, माइनिंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते। माइनिंग को क्या करना है? साइंटिफिक माइनिंग करनी है। कभी माइनिंग को रोकने की बात मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है माइनिंग।
लेकिन साइंटिफिक माइनिंग करिए, है ना। जोनिंग नक्शे और भूमि उपयोग नीति बनाई जाए, हजार्ड जोनेशन मैपिंग की जाए कि जहां पर ऐसा होता है वहां पर आवागमन कम कर दिया जाए, वहां पर विकास कार्यों को रोक दिया जाए, वहां पर लोगों को अलर्ट किया जाए कि इस जगह पे आप ना आए जाए, वहां से जो सड़क जाती है, वहां से जो अन्य कार्य और होते हैं उनको रोक दिया जाए। और अर्ली वार्निंग सिस्टम तो है ही है कि लगातार वॉच किया जाए, ऐसे सेंसर्स लगाए जाए कि कहीं पर ऐसी आवाज सुनाई दे रही है या ऐसे मलबा खिसकने का कुछ आभास हो रहा है तो तुरंत सूचित कर दिया जाए कि फला रोड पे। खूब किया जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा दबाव पहाड़ अब सह नहीं पा रहे हैं। और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना का विकास किया जाए। जो भी देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, बिल्कुल बंद कर दिया जाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे किया जाए डेवलप? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप करते हैं। जो भी किया जाए वो शाश्वत विकास किया जाए, ध्यान रखा जाए, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, ये जरूरी है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, यानी कि जितना भी आप पेड़ काटे, मान लीजिए कि सड़क बना रहे हैं तो आपने पेड़ का कटाव किया, आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया, पेड़ का कटाव किया, जंगल को साफ किया, तो उससे ज्यादा आप लगा दें, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे। हाँ, अरावली में उत्खनन बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है। और अंत में आप निष्कर्ष में लिखेंगे कि विकास भी जरूरी है और पर्यावरण भी जरूरी है। कभी भी एंटी डेवलपमेंट अप्रोच मत लेके चलिएगा। कभी भी आप लिखिए तो एंटी डेवलपमेंट अप्रोच नहीं कि अरे विकास कार्य को रोक देना चाहिए। विकास कार्य को रोक देने से काम नहीं होगा। आपको क्या करना है? विकास भी जरूरी है और विकास के साथ साथ आपको ये भी जरूरी है कि आप पर्यावरण को ध्यान में रखें, ग्रीन डेवलपमेंट करें, है ना। आप पर्यावरण को ध्यान में रखें, दोनों चीजें जरूरी। तो दोनों के बीच संतुलन और भविष्य का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, और हमेशा इसको सकारात्मक रखिए। ऐसे मत बताइएगा कि बिल्कुल अब सब बंद कर देना चाहिए, वहां पर आना जाना बंद कर देना चाहिए, पर्यटन गतिविधि बिल्कुल रुक जाएगी, वहां का सामाजिक आर्थिक ढांचा बिल्कुल बदल जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो आप कभी भी जब लिखिए तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हाँ, ऐसे कनेक्ट करके, है ना, समझ गए ना। थैंक यू निधि। तो इस तरीके से आप इसको, हाँ, कोई अलर्ट सिस्टम लगा दीजिए, रिफॉरेस्टेशन करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, नेचुरल कंजर्वेशन करिए, जो भी आप लिख रहे हैं। सतत विकास पर ध्यान रखना है, ऑलवेज आपको सतत विकास पर ध्यान रखना है। चलिए मैं आज लिखा देता हूं। आप लोग बहुत दिन से कह रहे हैं ना कि कोई निबंध आप लिखाते नहीं है। चलिए नोट करिए, और मैं ये निबंध लिखा रहा हूं, जितनी भी देर लगेगी आपको इसको लिखना है। चलिए नोट करिए। सबसे पहले आप नोट करिए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चले जाइए। लिखिए, हेडिंग कुछ नहीं डालनी है, शुरुआत करिए। पर्वत मौन है, पर्वत मौन है पर चेतनाहीन नहीं। सबसे पहले से शिवानी ही कह रही है। एक हाई चेयर, ऊंची वाली, वो चेयर एक मंगा। पर्वत मौन है पर चेतनाहीन नहीं। अब केवल लिखेंगे आप, बीच में बोलेंगे नहीं। पर्वत मौन है पर चेतनाहीन नहीं। जब जब मानव ने उनकी स्थिरता पर चोट की है, अरे क्लास चल रही है। मौन है पर स्थिरताहीन नहीं, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको स्टार्ट करेंगे। स्थिरताहीन नहीं। जब जब मानव ने, जब जब मानव ने, सॉरी, स्थिरताहीन नहीं, चेतनाहीन नहीं, ये मैं क्या बोल गया? चेतनाहीन नहीं, चेतनाहीन नहीं, चेतनाहीन नहीं। जब जब मानव ने, जब जब मानव ने उनकी स्थिरता पर प्रहार किया है, जब जब मानव ने उनकी स्थिरता पर प्रहार किया है, जब जब मानव ने उनकी स्थिरता पर प्रहार किया है, तो उन्होंने आंसुओं के रूप में, उन्होंने आंसुओं के रूप में, आप पूरा लिखेंगे, झलक नहीं दिखलाएंगे, मलबों, आंसुओं के रूप में मलबों और पत्थरों, और पत्थरों, और पत्थरों की विभीषिका बरसाई है, कि विभीषिका बरसाई है, विभीषिका बरसाई है, विभीषिका बरसाई है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। विभीषिका बरसाई है। ये आपका एक, ये आपकी एक शुरुआत हो गई। शुरुआत का एक ये तरीका हुआ।
आगे लिखिए, हिमालय की उत्तुंग चोटियों, हिमालय की उत्तुंग चोटियों, अब आप हिमालय से शुरू करेंगे, फिर आइए पश्चिमी घाट, कॉमा, पश्चिमी घाटों के सघन वनों, पश्चिमी घाटों के सघन वनों और विंध्याचल की प्राचीन उपत्यकाओं, उपत्यकाओं और विंध्याचल की प्राचीन उपत्यकाओं को देखकर, उपत्यकाओं को देखकर कभी हृदय में असीम, कभी हृदय में असीम शांति का संचार होता था, कभी हृदय में असीम शांति का संचार होता था। यह आप दिखाना चाह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। फुल स्टॉप। पर्वत, पर्वत केवल पत्थरों का, केवल पत्थरों का निर्जीव पुंज, निर्जीव पुंज, निर्जीव पुंज नहीं है, निर्जीव पुंज नहीं है। वे पृथ्वी के महान प्रहरी, वह पृथ्वी के महान प्रहरी, महान प्रहरी हैं, वे पृथ्वी के महान प्रहरी, प्रहरी ऐसे लिखा जाता है, रक्षक, महान प्रहरी हैं, जिन्होंने युगों युगों से, जिन्होंने युगों युगों से अपनी छाती पर, अपनी छाती पर, अपनी छाती पर इतिहास के उतार चढ़ाव सहे हैं, इतिहास के उतार चढ़ाव सहे हैं। फुल स्टॉप। किंतु आज वही पर्वत, किंतु आज वही पर्वत, किंतु आज वही पर्वत अपनी ही मिट्टी से विस्थापित हो रहे हैं, अपनी ही मिट्टी से विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, अपनी ही मिट्टी से विस्थापित हो रहे हैं। चारों ओर, चारों ओर गूंजती कराह, गूंजती कराह, कराह जैसे कोई कराहता है, धंसती जमीन, धंसती ऐसे लिखेंगे, धंसती जमीन, धंसती जमीन और मलबे के नीचे दफन हो रहे, और मलबे के नीचे दफन हो रहे सपने, और मलबे के नीचे दफन हो रहे सपने इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब आपने वो दृश्य दिखा दिया साहित्यिक भाषा में कि किस तरीके से जन और धन की हानि होती है। दफन हो रहे सपने इस बात की गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? कि पर्वत अब शांत नहीं रहे। इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पर्वत अब उग्र हो गए हैं, कि पर्वत अब उग्र हो गए हैं। फुल स्टॉप लगाइए। आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है ना, इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अब आपको क्या लिखना है, भूस्खलन को थोड़ा सा बताना है, नया पैराग्राफ। जब भी नया पैराग्राफ आप शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, जैसे आपने एक पैराग्राफ शुरू किया तो ऐसे लिखा, मान लीजिए यहां से शुरू किया कि पर्वत से ऐसे शुरू किया और ऐसे लिखते चले गए। आपकी जो कॉपी होगी वो इस तरीके से होती है, ऐसे। तो जब भी आप पैराग्राफ शुरू करेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, कोई पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आप ऐसे शुरू करेंगे, यहां से ऐसे, और आप लिखते चले गए ऐसे। और जब पैराग्राफ खत्म करेंगे तो पैराग्राफ आप ऐसे खत्म करेंगे, कहीं मान लीजिए आपने यहां खत्म कर दिया, फिर नया पैराग्राफ शुरू करेंगे तो यही अलाइनमेंट रहेगा, यहां से आप शुरू करेंगे, ये अलाइनमेंट रहेगा। जैसे यहां पे आपने लिखा था ना ऐसे, फिर यहां से, तो अब अगला पैराग्राफ लिखिए। बात समझ में? अगला पैराग्राफ। स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्वालिटी बढ़ा लें। सही तो है, स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? और लोगों को भी ब्लर दिख रहा है क्या स्क्रीन? क्लियर तो है? क्लियर है ना? अब अगले पैराग्राफ में लिखिए। अब भूस्खलन को आप बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भूस्खलन है क्या। तो आप लिखिए भूस्खलन, भूस्खलन को अक्सर भूगोल की शब्दावली में, भूस्खलन को अक्सर भूगोल की शब्दावली में एक यांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है, एक यांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है, एक यांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। एक ऐसी घटना, एक ऐसी घटना
जहां गुरुत्वाकर्षण के वश में होकर, एक ऐसी घटना जहां गुरुत्वाकर्षण के वश में होकर क्या होता है, माटी और पत्थर नीचे लुढ़क जाते हैं। ऐसे लुढ़कते हैं ना नीचे, माटी और पत्थर नीचे लुढ़क जाते हैं। आप देखिए, भूगोल की शब्दावली को आपको साहित्य की भाषा में लिखना है। नीचे लुढ़क जाते हैं, फुल स्टॉप। पर प्रश्न उठता है कि जो पहाड़ सदियों से अविचल, जो पहाड़ सदियों से अविचल खड़े थे, अविचल यानी कि जो विचलित नहीं हो रहे थे, स्थिर थे, स्टेबल थे, जो पहाड़ सदियों से अविचल खड़े थे, कौमा, वे आज इतने अस्थिर क्यों हो गए? वे आज इतने अस्थिर क्यों हो गए? वे आज इतने अस्थिर क्यों हो गए? यह एक स्वाभाविक, यह केवल प्रकृति का, ऐसे लिखिए, यह केवल प्रकृति का स्वाभाविक स्पंदन है। यह प्रकृति का स्वाभाविक स्पंदन है, या फिर मनुष्य के अहम, या फिर मनुष्य के अहम, अहम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मनुष्य के अहम, मां के नीचे हल लगेगा, हलन, मनुष्य के अहम और उसके अनियंत्रित लोभ के कारण उपजा, मनुष्य के अहम और उसके अनियंत्रित लोभ के कारण उपजा एक क्रंदन है, एक क्रंदन है, या एक क्रंदन। और इसके बाद में आप लगा देंगे। यानी कि अब आपने यहां तक पहुंचाया ऐसे को, और ये दिखाने की कोशिश की कि इसका कारण प्राकृतिक है या इसका मानवीय है, और बाद में आपको क्या दिखाना है। यानी कि यही तो आपका मुद्दा क्या था कि ये प्राकृतिक है या फिर मानवीय है, यही आपका निबंध था कि भूस्खलन क्या है। तो आपने ये दोनों दिखा दिया है ना पहले पैराग्राफ में। अब आप आगे लिखिए कि अब आप मुख्य भाग में लिख ही रहे हैं, आपने कनेक्ट कर दिया। अब मुख्य भाग में आप लिखिए कि प्रकृति अपने आप में, नए पैराग्राफ से लिखना है, प्रकृति अपने आप में एक सनातन शिल्पी है। प्रकृति अपने आप में एक सनातन शिल्पी है, एक सनातन शिल्पी है, शिल्पी शिल्पकार जैसे होते हैं, सनातन शिल्पी है। उसके पास सृजन का सौंदर्य है, उसके पास सृजन का सौंदर्य है, तो संहार की एक लय भी है। संहार नष्ट करना, सृजन करना यानी बनाना, संहार मतलब समाप्त करना, तो संहार की एक लय भी है, संहार की एक लय भी है, संहार की एक लय भी है। भूस्खलन की प्रक्रिया पृथ्वी की इसी स्वाभाविक जीवन यात्रा का, पृथ्वी की इसी स्वाभाविक जीवन यात्रा का, पृथ्वी की स्वाभाविक जीवन यात्रा का अंग रही है, अंग रही है। अब देखिए, स्वाभाविक जीवन यात्रा का अंग रही है, आप ये लिख तो दिए, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ऐसे रहे? तो आप लिखिए, पहाड़ों का जन्म ही उथल पुथल से हुआ है, पहाड़ों का जन्म ही उथल पुथल से हुआ है। विशेषकर हमारा युवा हिमालय, विशेषकर हमारा युवा हिमालय, जो पृथ्वी के गर्भ में चल रही, जो पृथ्वी के गर्भ में चल रही टेक्टोनिक हलचलों और दो विशाल भूखंडों के परस्पर आलिंगन। अब आप ज्योग्राफी में लिखते तो आप पैंजिया और पैंथालासा लिखते, ज्योग्राफी में लिखते तो पैंजिया और पैंथालासा की बात करते। यहां पर आप लिख रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ में चल रही, आप वहां प्लेट टेक्टोनिक्स बताते, यहां पे आप लिख रहे हो कि पृथ्वी के भूगर्भ में चल रही जो हलचल है, टेक्टोनिक हलचल है, और दो विशाल भूखंडों का आलिंगन, परस्पर जो आलिंगन हो रहा है, कि परस्पर आलिंगन से निरंतर ऊपर उठ रहा है, परस्पर आलिंगन से, आलिंगन ऐसे लिखेंगे, आलिंगन, आलिंगन, परस्पर आलिंगन से निरंतर क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, निरंतर ऊपर उठ रहा है, फुल स्टॉप। इन नवनिर्मित पर्वतों की नस नस में, इन नवनिर्मित पर्वतों की नस नस में एक स्वाभाविक अस्थिरता है,
एक स्वाभाविक अस्थिरता है, एक स्वाभाविक अस्थिरता है। आप थोड़ा सा इसको नेचुरल करिए, ऐसे लिखिए, जब जब आकाश से आषाढ़ की पहली, अभी आषाढ़ चल रहा है इस समय, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये तो कभी भी लिखेंगे, ठंडक भी होगी तो हम लिख देंगे। जब आषाढ़ में आकाश से पहली मूसलाधार बूंदें गिरती हैं, जब आकाश से आषाढ़ की पहली मूसलाधार बूंदें गिरती हैं, तो प्यासी मिट्टी पानी को पीकर तृप्त हो जाती है। तो प्यासी मिट्टी पानी को पीकर तृप्त हो जाती है। तृप्त होना यानी कि प्यास बुझ जाना, तृप्त हो जाती है, और भारी होकर ढलान के नीचे लुढ़क जाती है, और भारी होकर ढलान के नीचे लुढ़क जाती है। आप कारण बता रहे हैं कि बारिश होना, और अगर ज्यादा हो गई तो उतनी तेजी से, और ज्यादा तेजी से वो गिरेगा, है ना, मृदा और नीचे से, पत्थरों के टुकड़े और नीचे से, ठीक है, तो लुढ़क जाती है। जब भूकंप के झटके धरा को कपाते हैं, जब भूकंप के झटके धरा को कपाते हैं, जब भूकंप के झटके धरा को कपाते हैं, तो जीर्ण शीर्ण चट्टाने, तो जीर्ण शीर्ण चट्टाने अपनी जगह छोड़ देती हैं, तो जीर्ण शीर्ण चट्टाने अपनी जगह छोड़ देती हैं। नए पैराग्राफ से लिखिएगा, यह प्रकृति का अपना संतुलन चक्र है, यह प्रकृति का अपना संतुलन चक्र है। संतुलन चक्र का मतलब इकोलॉजिकल जो बैलेंस बनता है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, यह प्रकृति का अपना संतुलन चक्र है। इसमें एक शांति है, एक धीमी गति है, इसमें एक शांति है। आप अभी प्राकृतिक लिख रहे हैं कि प्राकृतिक तौर पर भूस्खलन क्या होता है, तो इसमें एक शांति है, एक धीमी गति है, इसमें एक शांति है, एक धीमी गति है। प्रकृति जब भूस्खलन करती है, प्रकृति जब भूस्खलन करती है, तो किसी को छलने के उद्देश्य से नहीं, तो किसी को छलने के उद्देश्य से नहीं, किसी को छलने के उद्देश्य से नहीं, वह केवल अपनी थकी हुई ढलानों को, वह केवल अपनी थकी हुई ढलानों को नया आकार दे रही होती है, नया आकार दे रही होती है, नया आकार दे रही होती है। यह प्रकृति का स्वाभाविक छंद है, यह प्रकृति का स्वाभाविक छंद है, जो मानव सभ्यता के आगमन के पूर्व भी जीवित था। यह हम लोग नहीं थे तब भी हो रहा था, हम बाद में आए। पर्वत, पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, समुद्र, ये सब हमारे आने से पहले बने हैं। तो ये प्रकृति का जीवित स्वाभाविक छंद है, जो मानव सभ्यता के आने से, आगमन से पूर्व भी क्या था, मौजूद था, जीवित था। तो ये आपने दिखा दिया कि प्रकृति जो करती है वास्तव में वो बड़े सामान्य तरीके से, एक सामान्य गति है उसकी, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बिल्कुल आसान तरीके से वो करती है। उसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं होता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो चौपट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है वहां। वो सामान्य प्रोसेस है, वो चलता रहता है। अगले पैराग्राफ में लिखिए, मानव का जो अहम है वो किस तरीके से प्रभावित करता है। ऐसे शुरू करिए, किंतु आज जो दृश्य, किंतु आज जो दृश्य हमारे सामने है, दृश्य, दृश्य ऐसे लिखा जाता है, दा के नीचे ये रा लगेगा, दृश्य। आज जो दृश्य हमारे सामने है, उसमें प्रकृति का शांत छंद गायब हो गया है। उसमें प्रकृति का, ऐसे लिखिए, इसमें प्रकृति का वह शांत छंद गायब हो गया है। अब आप दिखाना चाहते हो कि अब जो हो रहा है वो शांति के साथ नहीं हो रहा है। प्रकृति का अब शांत छंद गायब हो गया, प्रकृति का वह शांत छंद गायब हो गया है। वहां केवल तबाही का शोर है, वहां केवल तबाही का शोर है, वहां केवल तबाही का शोर है। मनुष्य ने अपनी आधुनिकता और विकास में, मनुष्य ने अपनी आधुनिकता, मनुष्य ने अपनी आधुनिकता और विकास के अभिमान, मनुष्य ने अपनी आधुनिकता और विकास के अभिमान में पहाड़ों के साथ एक तरफा युद्ध छेड़ दिया है, पहाड़ों के साथ एक तरफा युद्ध छेड़ दिया है, एक तरफा युद्ध छेड़ दिया है।
हमने पहाड़ों के मौन को उनकी दुर्बलता समझ लिया। हमने पहाड़ों की मौन को उनकी दुर्बलता समझ लिया। हमने पहाड़ों की मौन को उनकी दुर्बलता समझ लिया। अब देखिए, जब ज्योग्राफी में लिखेंगे, जब साइंस में लिखेंगे, तो हम जीएस के आंसर में कहेंगे कि डायनामाइट दगा के पत्थरों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम यहां पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि डायनामाइट के धमाकों से पहाड़ लहूलुहान है। डायनामाइट के धमाकों से पहाड़ लहूलुहान है। जहां कभी देवदार के वृक्ष हवाओं के साथ मलार गाते थे, जहां कभी देवदार के वृक्ष हवाओं के साथ मलार गाते थे। एक राग होता है देवदार के वृक्ष, और ये राग है मलार गाते थे। वहां आज डायनामाइट के धमाकों की गूंज है। वहां आज डायनामाइट के धमाकों की गूंज है। कनेक्ट करिए, लैंग्वेज देने की कोशिश करिए। वहां आज डायनामाइट के धमाकों की गूंज है। चौड़ी सड़कों और विशाल सुरंगों के नाम पर, जब हम पहाड़ों की छाती में अनगिनत छेद करते हैं, चौड़ी सड़कों और विशाल सुरंगों के नाम पर जब पहाड़ों की छाती में हम अनगिनत छेद करते हैं, तो उनकी आत्मा कांप उठती है। किनकी? पहाड़ों की। उनकी आत्मा कांप उठती है। और उन धमाकों से कांप उठती है, फुल स्टॉप लगाइए, फिर लिखिए, उन धमाकों से उत्पन्न सूक्ष्म दरारें, जो माइक्रोफॉल्ट्स जो बनते हैं, सूक्ष्म दरारें बनती हैं, फ्रैक्चर्स जो बन जाते हैं माइक्रो, उन धमाकों से उत्पन्न सूक्ष्म दरारें पहाड़ की आंतरिक संरचना को खोखला कर देते हैं। पहाड़ की आंतरिक संरचना को खोखला कर देते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी में जब आप लिखेंगे, जैसे मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, तो मैं कह रहा था कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैं कह रहा था पेड़ों की कटाई हो रही है। लेकिन जब साहित्य में आप लिखते हैं तो वो लैंग्वेज क्या होती है? अगले पैराग्राफ से लिखिएगा कि मानव ने हरी चादरों का अपहरण कर लिया है। मानव ने प्रकृति की हरी चादर का अपहरण कर लिया है। वृक्षों की कटाई केवल पेड़ों की गिरने की घटना नहीं है। वृक्षों की कटाई केवल पेड़ों के गिरने की घटना नहीं है, वो पहाड़ों के वस्त्रों का चीरहरण है। वृक्षों की कटाई केवल पेड़ों की गिरने की घटना नहीं है, वो पहाड़ों के वस्त्रों का चीरहरण है। पेड़ों की जड़ें उंगलियों की तरह, जो आपकी उंगली है, उंगलियों की तरह, पेड़ों की जड़ें उंगलियों की तरह मिट्टी को संभाल कर रखती हैं। जैसे आप अपने उंगलियों से मिट्टी को ऐसे संभाल कर रखते हो, पेड़ों की जड़ें उंगलियों की तरह मिट्टी को संभाल कर रखती हैं। जब हमने उन पेड़ों को काट लिया, जब हमने उन पेड़ों को काट फेंका, तो मिट्टी अनाथ हो गई। जब हमने उन पेड़ों को काट फेंका, तो मिट्टी अनाथ हो गई। अब बारिश का जल मिट्टी को सहलाने के बजाय, पहले बारिश का जल आता था तो मिट्टी को सहलाता था, और अब बारिश का जल मिट्टी को सहलाने के बजाय उसे बहाकर ले जाता है। अब बारिश का जल मिट्टी को सहलाने के बजाय उसे बहाकर ले जाता है। अब हम उस पक्ष पर ध्यान देंगे जो पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के कारण यहां पर हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो लालच है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर हम लगातार पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, एक्सप्रेस वे की जरूरत क्या है? देहरादून के
तक तो ठीक है, देहरादून के ऊपर एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत क्या है, चौड़ी सड़कें बनाने की जरूरत क्या है, पतली सड़कों से काम नहीं चल सकता क्या? तो उस मुद्दे को लिखिएगा, अनियंत्रित लालच और कंक्रीट का बोझ, अनियंत्रित लालच और कंक्रीट का बोझ पहाड़ों की सहन शक्ति को समाप्त करता जा रहा है, पहाड़ों की सहन शक्ति को समाप्त करता जा रहा है। हमने पर्यटन और व्यापार के नाम पर बहुमंजिला कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, बहुमंजिला कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ों की ढलानों पर हमने वो भार लाद दिया है, पहाड़ों की ढलानों पर हमने वो भार लाद दिया है, जिसको सहन करने के लिए कभी वो बने ही न थे, जिसको सहन करने के लिए कभी वो बने ही न थे। एक पैराग्राफ ये हो गया। अब थोड़ी सी बात नदियों पर कर लेते हैं। इठलाती, सरमाती नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, इठलाती सरमाती नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, तो उनका ये वेग देखने में मनोरम होता है। किंतु जब हम नदियों का स्वाभाविक मार्ग रोक देते हैं, जब हम नदियों का स्वाभाविक मार्ग रोक देते हैं और आंचल उनके आंचल को मलबे से भर देते हैं, आंचल को मलबे से भर देते हैं, तो नदियां रूठ जाती हैं, तो नदियां रूठ जाती हैं। फिर जब मानसून आता है, फिर जब ये हम ज्योग्राफी की भाषा में गाद सिल्ट के जमने की समस्या को साहित्यिक भाषा में यहां पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो नदियां रूठ जाती हैं और फिर जब मानसून आता है तो वही नदियां विकराल रूप धारण करके, फिर जब मानसून आता है तो वही नदियां विकराल रूप धारण करके तटों को काटती हैं, तटों को काटती हैं और पहाड़ भरभरा कर नदी में समा जाते हैं। और पहाड़ भरभरा कर, ऐसे लिखिए, भर भरा कर, पहाड़ भरभरा कर नदियों में समा जाते हैं। हमने प्राकृतिक लिख दिया, हमने मानव निर्मित जो समस्याएं हैं, जो संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, उसको भी लिख दिया। अब हम चल रहे हैं ये विश्लेषण करने कि ये कितना प्राकृतिक, कितना मानव निर्मित, और ये विश्लेषण बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करने क्या जा रहे हैं, कितना प्राकृतिक भूस्खलन और कितना मानव निर्मित, कितना मानव परिवर्तित, कितना प्राकृतिक, कितना मानव परिवर्तित, ये बात अब हम करने जा रहे हैं। लिखिए लिखिए, आज मैं आपको लिखा देता हूं। यदि निष्पक्ष आत्मंथन किया जाए तो, यदि निष्पक्ष आत्मंथन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति, या स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति तो केवल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, प्रकृति तो केवल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, प्रकृति तो केवल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, प्रकृति तो केवल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। परंतु उस घटना को देखो, प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है, लेकिन इन परिस्थितियों को त्रासदी कौन बनाता है, उस घटना को त्रासदी कौन बनाता है? त्रासदी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, परंतु घटना को त्रासदी का रूप मनुष्य देता है, घटना को त्रासदी का रूप मनुष्य देता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, प्रकृति रंगमंच तैयार करती है, प्रकृति तो केवल रंगमंच तैयार करती है, प्रकृति तो केवल रंगमंच तैयार करती है,
उस पर विनाश का तांडव तो मनुष्य की नीतियां ही रचती हैं। उस पर विनाश का तांडव तो केवल मनुष्य की नीतियां ही रचती हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? प्रकृति सृजन और पुनर्संतुलन, प्रकृति सृजन और पुनर्संतुलन का कार्य करती है, जो धीमी, क्रमिक और नियति संचालित है। जो धीमी, यह गति कैसी है? जो धीमी, क्रमिक क्रमिक और नियति संचालित है। लेकिन मानव लोभ, उतावलेपन उतावलेपन लोभ, उतावलेपन के कारण प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, जिसका प्रभाव आकस्मिक, आक्रामक, आक्रामक और एक शब्द और लिख दीजिए, विनाशकारी होता है। विनाशकारी होता है। प्रकृति नए भूगोल का निर्माण करती है। प्रकृति नए भूगोल का निर्माण करती है और मनुष्य रोती बिलखती बस्तियों, बहते जीवन और उजाड़ भविष्य का ठीक है, चलिए। प्रकृति, नए पैराग्राफ से लिखिए, प्रकृति की वर्षा तो युगों से हो रही है। प्रकृति की वर्षा तो युगों से हो रही है। भूकंप तो करोड़ों वर्षों से आ रहे हैं। भूकंप तो करोड़ों वर्षों से आ रहे हैं, परंतु केदारनाथ से लेकर, एक यहां उदाहरण दीजिएगा, परंतु केदारनाथ से लेकर वायनाड, केदारनाथ से लेकर वायनाड और हिमाचल तक जो तबाही, हिमाचल में भी होती है ना, हिमाचल तक जो तबाही हम देख रहे हैं, वैसी सदियों पहले नहीं देखी, वैसी सदियों पहले नहीं देखी थी। इसका कारण स्पष्ट है, इसका कारण स्पष्ट है कि प्रकृति का योगदान एक चौथाई उत्प्रेरक के, ट्रिगर के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में है। तो 3/4, ऐसे लिखिए, तो 3/4 योगदान मानव की, 3/4 योगदान मानव की उस अंधी विकास यात्रा का है, उस अंधी विकास यात्रा का है जिसने पहाड़ों को विनाश के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। पहाड़ों को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, विनाश के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। हम जिसे प्राकृतिक आपदा, नया पैराग्राफ बना सकते हैं या उसी में लिख सकते हैं, हम जिसे प्राकृतिक आपदा कहकर अपने कर्तव्यों से, प्राकृतिक आपदा कहकर अपने कर्तव्यों से इतश्री कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं कि अरे ये हमारा कर्तव्य नहीं है, अपने कर्तव्यों से इतश्री कर लेते हैं, वह वास्तव में है क्या? रिटर्न गिफ्ट है।
जैसे हम किसी के बर्थडे में जाते हैं और कोई गिफ्ट देते हैं तो उधर से हमको रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो हम इतनी कर लेते हैं, वह वास्तव में प्रकृति द्वारा लौटाया गया हमारा ही उपहार है। प्रकृति द्वारा लौटाया गया हमारा ही उपहार है। और किसी को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है? सारी समस्याएं श्रवण कुमार को ही आ रही है बार बार। देखिए जरा, एक बार चेक करके बताइए। हमारा ही उपहार है। बीच में जब ये सब चीजें होती हैं तो मेरा वो ब्रेक हो जाता है। देखो एक बार, सही है। और इसमें क्या जरूरत है वीडियो की? हम कह रहे हैं कि मान लो गड़बड़ ही है तो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखिए। इसमें मेरे ख्याल से तो कोई जरूरत भी नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी लो, अब क्लियर हो गया। मुझे ना भी देखोगे तो काम चलेगा, मेरी आवाज तो आ ही रही है आपके पास। ठीक है। अब जैसे विभीषिका जब बस्तियां समाधि बन जाती हैं, तो आप मेरे में भी ब्लर है। हम दो कर लिख रहे हैं सुनकर। ठीक है, वो ब्लर होगा, कुछ होगा, मैं इसको एक बार से वो कर देता हूं। देखिए ये ग्लिचेज होते हैं, इससे हम लोगों की जो इफिशियंसी है वो बहुत कम हो जाती है। अब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, अब वो कनेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा उस तरीके से। चलिए मैं इसको आज दिखवाता हूँ, सही करवाता हूँ, है ना। इंटरनेट वीक नहीं है, इसमें ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। अब इंटरनेट पीछे से कहीं से वीक होगा तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। वॉइस भी ब्रेक हो रही है, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हाँ चलिए मैं इसको चेक करवा लूंगा, मैं एक बार देखे ले रहा हूँ। अब इसमें किया क्या जाए? अब बहुत धीरे लिखवाएंगे तब तो 1 से 3 घंटा। देखिए मेरे साथ बड़ी समस्याएं हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के छोड़ता हूं तो लोग कहते हैं कि आप जितनी देर में स्ट्रक्चर बनाते हो उतनी देर में तो 2-3 ऐसे लिख जाते हैं। अगर मैं लिखवाता हूं तो लोग कहेंगे जितनी देर में आप ऐसे लिखवाते हो उतनी देर में तो 5-7 एग्जाम निकल जाते हैं। अगर मैं दोनों के बीच का रास्ता अपनाता हूं तो लोग कहते हैं हाँ पूरा नहीं करा रहे हो, है ना। ठीक है, आप समझो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पर पढ़ाई नहीं होती है, ये सब बकवास के लिए है ना। होते हैं यहाँ पर, ऐप पर आपका एक ग्रुप बना है, ये टेलीग्राम चैनल कभी पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये फालतू चीजें। मैं कहा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। लास्ट लाइन क्या थी? अच्छा, एक तो ये ऊपर भी कुछ चेपो कर रहा है। अब हम लोग ये लिख चुके, थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। हमने ये लिखा कि कितना प्राकृतिक है और कितना ये मानव निर्मित है। अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जब कोई विभीषिका आती है तो जैसे भूस्खलन आया तो भूस्खलन आप अगर, हाँ उपहार देते हैं, अब याद आ गया मुझे, है ना। हाँ रिटर्न गिफ्ट पे थे, यस यस। तो भूस्खलन जब आता है तो वास्तव में केवल वो, अगर भूगोल में देखेंगे। और अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अब डिस्टर्बेंस तो हो ही गया है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्पीड मैं बोल रहा हूं, अगर इसके इससे भी कम है आपकी स्पीड लिखने की तो आपकी स्पीड बहुत कम है। ये जितनी स्पीड होनी चाहिए उसमें मैं मिनिमम बोल रहा हूं। ठीक है, वो मिनिमम बोल रहा हूं, इससे कम स्पीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बुरा की बात नहीं है। सर जी सुनिए, हाँ सुनाइए। शिवानी, समझ गया, मैं समझ गया। अब हमको दिखाना है कि जब ये ज्योग्राफी में है तो ये केवल एक घटना है, एक, है ना। सर लोगों के कहने पर क्यों जा रहे हैं, जो इसमें में एग्जाम क्लियर हो सकता है। हाँ बस ठीक है, मैं वैसे ही चलूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों की समस्याएं क्या होती हैं, मेरे सामने चैलेंजेस क्या होते हैं। भूस्खलन केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, जिसमें भूस्खलन केवल एक भौगोलिक घटना मात्र नहीं है जिसमें मृदा या मिट्टी या मलबा नीचे खिसक कर आता है, बल्कि यह जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है।
जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता है। जब आधी रात में किसी गांव में जब आधी रात में किसी गांव में निश्चिंत हो करके जब आधी रात में किसी गांव में निश्चिंत होकर सो रहे निश्चिंत होकर सो रहे लोगों पर अचानक पहाड़ टूट पड़ता है। अचानक पहाड़ टूट पड़ता है तो पल भर में हंसते खेलते परिवार जीवंत समाधियां बन जाते हैं। जीवंत समाधियां बन जाते हैं। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखा जाए। जीवंत समाधियां बन जाते हैं। माताओं, या ऐसे लिखिए माओं की लोरी, बच्चों की किलकारी, माओं की लोरी, बच्चों की किलकारी, बुजुर्गों का अनुभव। बुजुर्ग के पास क्या होता है? अनुभव। बुजुर्गों का अनुभव पल भर में, पलक झपकते ही मलबे के नीचे दफन हो जाता है। पल भर में, पलक झपकते। जीवंत समाधि मतलब समाधि बन गया। आप समाधि के रूप में देख रहे हो, जीता जागता उदाहरण समाधि के तौर पर देखो। लोग अभी जिंदा थे और अभी ये मरे हुए पड़े हुए देख रहे हो आप। माओं की लोरी, बच्चों की किलकारी, बुजुर्गों का अनुभव। बुजुर्ग ऐसे लिखा जाएगा। बुजुर्गों ये जा है। बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्गों का अनुभव। सब कुछ पलक झपकते ही मलबे के नीचे दफन हो जाता है। नदियां थम जाती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। पर्वतीय जीवन का स्पंदन, अभी लिखा था आपने, पर्वतीय जीवन का स्पंदन रुक जाता है। पर्वतीय जीवन का स्पंदन रुक जाता है। यह केवल भौतिक संपत्ति की तबाही तक सीमित नहीं रहता। ये केवल भौतिक संपत्ति की तबाही तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक संस्कृति एक संस्कृति और जिजीविसा, जीवन जीने की जो इच्छा है, जिजीविसा, एक संस्कृति और जिजीविसा की हत्या है। एक पहाड़ी संस्कृति आप लिख दीजिए, एक पर्वतीय संस्कृति लिख दीजिए। एक पर्वतीय संस्कृति, हंस पद लगाइए, ऐसे ऊपर लिख दीजिए, ऐसे हंस पद लगाते हैं ना। एक पर्वतीय संस्कृति और जिजीविसा की हत्या है जो सदियों से इन दुर्गम घाटियों में सांस ले रही थी। जो सदियों से इन दुर्गम घाटियों में आप पूछ रहे हैं, अच्छा वो रुक गया था इसलिए मैं सही कर रहा था। आप पूछ रहे हैं कि जिजीविषा, समीर पूछ रहे हैं, जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, जीवन जीने की अदम्य इच्छा। ठीक है ना? हाँ, जो सदियों से इन दुर्गम घाटियों में सांस ले रही थी, उस पर्वतीय संस्कृति और जिजीविषा की हत्या है जो सदियों से इन दुर्गम घाटियों में सांस ले रही थी। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, मतलब जीने की इच्छा, जीवन क्या, जीने की जो अदम्य इच्छा होती है कि जीवन जीना है हमको, तो वो हो जाती है। ठीक है? अब हम आगे क्या करें, है ना? तो हमको इसमें यह दिखाना है कि वास्तव में
हमने ये सोचा है कि हमने प्रकृति पर विजय पा ली है। अब तो नहीं रुका है ना, अब देखिए सही चल रहा है ना। मैं आज इसको चेक करा देता हूँ। एक्चुअली ये अभी नया स्टूडियो है, उसमें कई चीजें टाइल पे चल रही है, जैसे कमेंट देखने के लिए मुझे सामने तो देखना पड़ रहा है। वैसे श्रवण को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, ये चीजों को बिल्कुल सटीक समय पे बता देते हैं, तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, सही है ना। अब हमने क्या किया है कि हमने सोचा है कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वास्तव में हमने विजय नहीं प्राप्त की है। जरूरत है सह अस्तित्व की। जरूरत किसकी है? सह अस्तित्व का संकल्प हम लें। नए पैराग्राफ से लिखिए, यदि हमें इन पर्वतों को बचाना है, यदि हमें इन पर्वतों को बचाना है तो अपनी संकीर्ण मानसिकता, अपनी संकीर्ण मानसिकता, अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा। संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा जो मानती है कि, डबल इन्वर्टेड के कॉमा में लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में, जो मानती है कि मनुष्य प्रकृति का विजेता है। मनुष्य प्रकृति का विजेता है। मनुष्य प्रकृति का, अब आगे लिखिए, मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका एक विनम्र अंश मात्र है। विनम्र अंश मात्र है। आगे लिखिए, हमें हमें पहाड़ों पर कुछ भी निर्माण करने से पहले उनकी धड़कन, जो जियोग्राफिकल हेल्थ है, जियोग्राफिकल हेल्थ, उनकी धड़कन को नापना होगा। ये हम क्या लिख रहे हैं? इको सेंसिटिव प्लानिंग की बात कर रहे हैं। उनकी धड़कन को नापना होगा। जहां पहाड़ कमजोर है, जहां पहाड़ कमजोर है, वहां कंक्रीट के महल बनाने का मोह छोड़ना होगा। वहां कंक्रीट के महल बनाने का मोह छोड़ना होगा। उनके स्थान पर पुनः वनीकरण करना होगा। उनके स्थान पर पुनः वनीकरण करना होगा। ऐसे वृक्षों और घासों को रोपना होगा। ऐसे वृक्षों और घासों को रोपना होगा जिनकी जड़ें मिट्टी को मां की तरह आगोश में ले सकें। जिनकी जड़ें मिट्टी को मां की तरह आगोश में ले सकें। अगला पैराग्राफ इसी को दूसरा, मतलब दो चीजें इसमें हो गई। अब अगला पैराग्राफ लिखिए इन्हीं बातों को। हमें चौड़ी सड़कों और विशाल बांधों को ही विकास मानना बंद करना होगा। चौड़ी सड़कों और विशाल बांधों को विकास का पैमाना मानना, विशाल बांधों को विकास का पैमाना मानना बंद करना होगा। असली विकास वह है जो पर्यावरण की बलि दिए बिना, असली विकास वह है जो पर्यावरण की बलि दिए बिना, असली विकास वह है जो पर्यावरण की बलि दिए बिना मानव जीवन को सुरक्षित रखे। मानव जीवन को सुरक्षित रखे। पर्वतीय नालों और नदियों, यहां पे नाला ही मत समझना भजभजाता हुआ लखनऊ वाला नाला, या दिल्ली का नाला, आगरा का नाला। पर्वतीय नाले बड़े साफ सुथरे होते हैं। पर्वतीय नालों और नदियों के प्राकृतिक बहाव से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। प्राकृतिक नालों और नदियों के बहाव से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। पानी को उसका रास्ता देना हमारी सुरक्षा की पहली शर्त है। पानी को उसका रास्ता देना हमारी सुरक्षा की पहली शर्त है। निष्कर्ष, अंत में निष्कर्ष लिखिए। भूस्खलन की बढ़ती विभीषिका, भूस्खलन की बढ़ती विभीषिका
वास्तव में प्रकृति का मौन प्रतिशोध है। प्रकृति का मौन प्रतिशोध है। ये हमें स्मरण कराता है, ये हमें स्मरण कराने के लिए स्मरण कराता है कि यदि हम प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके नहीं रहेंगे, तादात्म्य स्थापित करके नहीं रहेंगे, तो हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। लिखिए, पहाड़ आज भी खड़े हैं, डैश लगाइए, खड़े हैं, उदास, और एक वर्ड लिखिए, लहूलुहान, थके हुए। पहाड़ आज भी खड़े हैं, उदास, लहूलुहान, थके हुए। वे हमारी सहायता की भीख नहीं मांग रहे। वे हमारी सहायता की भीख नहीं मांग रहे। वे केवल इतना चाहते हैं, वे केवल, थैंक यू, वे केवल इतना चाहते हैं कि हम उन पर अपनी लालसाओं का कुल्हाड़ा चलाना बंद करें। लालसाओं का कुल्हाड़ा चलाना बंद करें। लालसाओं का कुल्हाड़ा चलाना बंद करें। अब वह समय आ गया है कि हम प्रकृति पर विजय पाने के दंभ को त्याग कर, अब हम प्रकृति पर विजय पाने के दंभ को त्याग कर प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, यानी कि को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। आप जब को एग्जिस्टेंस रखते हैं, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस का मार्ग चुने। यदि पर्वत सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारी नदियां बहेंगी। यदि पर्वत सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारी नदियां बहेंगी, हमारी घाटियां मुस्कुराएंगी, और तभी मानव सभ्यता का कल सुरक्षित रह सकेगा। अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर दी, तभी मानव सभ्यता का कल सुरक्षित रह सकेगा। इसमें ये सब नहीं लिखेंगे श्रवण। यहां पर पूछा क्या गया है कि जो भूस्खलन है वो प्रकृति जनित है या मानव जनित, मतलब प्रकृति का सामान्य वो है कि मानव जनित। यहां पर आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है भूस्खलन की रोकथाम, आपदा प्रबंधन पर ये नहीं है, आपदा प्रबंधन पर यहां पर नहीं लिखेंगे। तो हमने मोटे तौर पर सारी बातें वो कर दी जो जरूरी है। अब कहीं पूछा जाए कि भूस्खलन आया और भूस्खलन का कैसे राहत कार्य और बचाव कार्य किया जाए, तो एक आपदा प्रबंधन पर मैं निबंध आपका कराऊंगा, वो किसी में भी काम आएगा। आपदा प्रबंधन वो कैसी भी आपदा है, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे भूकंप हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का, मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, तो वहां पर प्रबंधन करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वहां पर आप उसको करेंगे। बात समझ में आई? देखिए, हर निबंध का लिखने, देखिए मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं कभी आपको रटाने के पक्ष में नहीं रहता हूं। रटाने के पक्ष में इन द सेंस ये कि अगर मैं आपको रटाऊंगा तो आपका एक निबंध तैयार होगा। एक जापानीज कहावत है कि मछली पकड़ कर देने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा देना। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको समझना सिखा दूं कहां पर क्या मांग है, ठीक है ना। वॉइस बहुत ब्रेक हुई है क्या? अरे वो कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, हिंदी अब मंडे से हिंदी है ना, हिंदी के टर्म में वो हो जाएगा। उसको छूट गया है ये मत कहिए, उसको ये कहिए कि वो मतलब अभी कराना है, ठीक है। वॉइस ब्रेक क्यों हुई है मुझे समझ में नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं है।
धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे बार बार पढ़ेंगे तो कुछ शब्द आप लिखने लगेंगे, और इतना नहीं भी लिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। वॉइस ब्रेक हुई है। हम्म, पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही थी। चलिए, ठीक है, देखते हैं। हाथ दर्द अगर हो रहा है तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ठीक है, हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।